मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम हो या कोई चीज नजर ना आए तो बताइएगा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलैहि। पहले हम स्टार्ट करते हैं एनसीसीएल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि क्लास 5 कैरीज और एनसीसीएल में क्या फर्क है? क्लास 5 सीरीज है ना, वो वजह से जो है ना वो होता है क्लास 5। वेयरएज इन एनसीसीएल जो है ना वो आपका ये नॉन कैरियर सर्वाइकल रीजन होता है, जिसके बाकी फैक्टर्स होते हैं जैसे एब्रेजन हो गया, एट्रीजन हो गया और एब्रोजन हो गया, एब्फ्रैक्शन हो गया। इनकी वजह से जो रीजन होगा उसको हम नॉन कैरियर सर्वाइकल रीजन कहेंगे। ठीक है। क्लास 5 हो या एनसीसीएल, दोनों की जो लोकेशन होती है वो होती है सर्वाइकल थर्ड ऑफ ऑल द टीथ। यानी कि अगर हम क्राउन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, साइजल थर्ड, मिडल थर्ड और सर्वाइकल थर्ड। आवाज क्लियर नहीं है मेरी? आवाज क्लियर है मेरी? सर आवाज सही नहीं आ रही है। अब आवाज ठीक है? यस सर, अब सही है। ठीक, चले। क्लास बोर्ड नजर आ रहा है? कुछ बोर्ड में बना हुआ है? यस सर, हल्का सा नजर आ रहा है। अब नजर आ रहा है। तो ये क्राउन है, इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। जो सर्वाइकल थर्ड पे जो कैविटी होगी उसको हम बोलेंगे या तो क्लास 5 कैरीज बोलेंगे। अगर आवाज़ फिर भी ना आया, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्लास 5 क्लास 5 बोलेंगे। अब क्लास 5 या तो कैरियस लीजन की वजह से अगर हो रही है तो वो क्लास 5 कहलाएगी जीवी ब्लैक के अकॉर्डिंग। और अगर नॉन कैरियस लीजन की वजह से हो रही है, यानी कि कैरीज की वजह से नहीं है, तो उसको एक टर्म दिया जाता है नॉन कैरियस सर्वाइकल लीजन। है तो सर्वाइकल लेकिन नॉन कैरियस है, पूरा चैप्टर उसके बारे में। हम काफ़ी चीज़ें बियॉन्ड द किताब पढ़ेंगे। किताब में तो बहुत कम लिखा हुआ है, कुछ विलबेरी की पढ़ेंगे चीज़ें और मिक्स करके पढ़ेंगे। तो समिट के अंदर तो बहुत छोटा लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आते हैं ईटियोलॉजी पे, आते हैं एनसीसीएल की क्या ईटियोलॉजी है, क्या रीजंस हैं। तो ये मल्टी ईटियोलॉजिकल डिजीज है, यानी कि इसकी बहुत सारी ईटियोलॉजीज हैं। पहली ईटियोलॉजी पे आते हैं जो है इरोजन। इरोजन की कोई बताएगा इरोजन क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आज, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल है। सर कोई टूथ फेयर ड्यू टू केमिकल शाबाश। केमिकल टूथ फेयर। केमिकल टूथ फेयर को कहते हैं इरोजन कहते हैं। अब इरोजन दो किस्म का होता है, एक होता है एक्सटेंसिव इरोजन, एक होता है इंटेंसिव इरोजन। एक्सटेंसिव इरोजन की जो एग्जांपल है ना वो ये है। ठीक हो गया? स्पॉन्सर्ड है यार। हाँ, है मजाक। तो यानी कि ऐसी कोई डाइटरी प्रोडक्ट हम खा रहे हैं जिसके अंदर एसिड मौजूद हो, और एसिड की वजह से केमिकल डिसोल्यूशन हो रही है दांत की। फिर जब वो लीड करती है टूथ ब्रेक डाउन के अंदर, पहले आहिस्ता आहिस्ता केमिकल डिसोल्यूशन होता है और फिर कैविटी माइक्रो कैविटी बन जाती है, कैविटी बन जाती है। तो इसको कहते हैं एक्सटेंसिव इरोजन। इंटेंसिव इरोजन का मतलब है कि जो पेट से एसिड निकले। अब पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। फॉर एग्जाम्पल उल्टी कर ली हमने तो हमारे पेट में जो HCl था वो भी बाहर थोड़ा सा आ जाएगा और दांत के पैलेटिल पे लगेगा।
तो ये भी एक डिफरेंस है कि जो इंट्रिंसिक इरोजन होती है वो मोस्ट कॉमनली होती है पैलेटल सरफेस ऑफ एंटीरियर टीथ, और जो इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर से इरोजन जो होती है वो मोस्ट कॉमनली होती है फेशियल सरफेस ऑफ एंटीरियर टीथ एंड ऑक्लूजल सरफेस ऑफ मैंडिबुलर मोलर्स। तो ये चीज़ें याद रखनी है, कॉन्सेप्ट समझना है। इंट्रिंसिक इरोजन में जो एसिड होता है मोस्ट कॉमनली HCl होता है। एक्सटेंसिक इरोजन में जो मोस्ट कॉमन होता है वो यहाँ पे लिखा होगा इंग्रेडिएंट्स के अंदर। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स के अंदर मैलिक एसिड लिखा हुआ है। ये जो मैं जूस पी रहा हूँ इसके अंदर मैलिक एसिड है, बट मोस्ट कॉमनली नॉर्मली पाया जाता है सिट्रिक एसिड पाया जाता है, मोस्ट कॉमनली सिट्रिक एसिड पाया जाता है। बहरहाल कोई ना कोई एसिड ज़रूर होता है जूस में ना, फ्रूट जूसेस के अंदर। तो जैसे अभी मैंने देखा इंग्रेडिएंट में मैलिक एसिड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फॉस्फोरिक एसिड होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है ना डेंजरस, वो सिट्रिक एसिड होता है एक्सटेंसिक में। अब ये वलबेरी में एक चार्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक्सटेंसिक इरोजन करवाते हैं। ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सटेंसिक इरोजन करवाते हैं? आपके जहन में कोई एग्जांपल है, कोई बताना चाहेगा? बहुत इंटरेस्टिंग सिंपल सिंपल बातें होंगी आज, कोई इतनी डीप बात तो नहीं है। एक्सटेंसिक इरोजन की बात कर रहे हैं, कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं खाने पीने में जो आपको लगता है करवा सकते हो? जितने भी फ्रूट्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स उसमें से कराते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स करवाती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एक तो ये हो गया जी। जितने भी फ्रूट्स हैं जैसे डॉक्टर कि नाजिश आपकी है, आवाज़ मुझे कम आ रही है थोड़ी। फ्रूट्स होते हैं उसमें इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में जो काम करते हैं उनकी एक्सपोजर ज़्यादा होता है। एनवायरनमेंट्स पे जो काम कर रहे हैं उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स करवाते हैं हम लोग हैरान हो जाओगे। ये वलबेरी में चार्ट बना हुआ है। नंबर 1 तो उन्होंने कहा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। नंबर 2 पे आ गया सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? ऑरेंजेस, लेमन, ग्रेप फ्रूट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा फ्रूट जूसेस, ऑरेंज जूस और कोई भी फ्रूट जूसेस हो गए। ऑरेंज जूस, ये तो मेरा फालसा का जूस है, फ्लेवर्ड मिल्क है, फ्लेवर्ड जूस है, उसमें भी मैलिक एसिड है, तो देखो ना, तो कोई भी जूसेस। नंबर 4 एल्कोहल, एल्कोहल भी करवाता है। नंबर 5 योगर्ट, या आप हैरान हो जाओगे, दही अगर ज़्यादा खाओगे, हमारी नेशनल डिश होती है जून जुलाई में, कहते हैं ना खिचड़ी, दही और आम, तो दही को कम करो तो इससे भी अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में कहीं तो हो सकता है। नंबर 6 पे है केचप। केचप के बगैर तो हम इमेजिन नहीं कर सकते हमारी स्नैकिंग। फ्रेंच फ्राइज आएंगे केचप के साथ, कोई रोल आएगा, समोसा आएगा केचप के साथ, इवन पिज़्ज़ा बर्गर जो भी होता है उसमें भी लोग केचप यूज़ करते हैं। तो हर चीज़ में केचप है, मतलब एक तो कुछ ऐसी अजीब मखलूक भी होते हैं। मेरे दोस्त था, वो चावल जब हम खा रहे थे चावल में केचप डाल के ना वो मिक्स करता था। मैंने कहा यार ये क्या सीन है? तो कह नहीं, बस केचप के बगैर चावल अच्छे नहीं लगते हैं। और कुछ तो आप हैरान हो जाओगे, सेब को भी केचप में डाल के खाते हैं। तो खैर तो केचप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूज़ होता है हमारे पास। तो खैर वो डेंजरस है, वो भी एसिडिक एक्सटेंसिक इरोजन करवाता है। प्लीज़ अपने आप को म्यूट कर लें अगर जिन्होंने म्यूट नहीं किया। उसके अलावा विनेगर यानी सुरका, अक्सर सूप में हम लोग विनेगर डालते हैं। कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में सूप पीने जाओगे तो 3 चीज़ें होती है, 3 सॉसेसेस आते हैं। एक ब्लैक कलर का नाम क्या है, एक मैरून कलर का होता है, नाम पता नहीं क्या है, एक विनेगर है, ठीक है ना, जो ट्रांसपेरेंट होता है विनेगर, तो उससे भी होता है। अगर ज़्यादा, वैसे तो बहुत अच्छा है वो, सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है, डेफिनेटली लेना चाहिए, बट अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में। उसके अलावा बस यही है, यही 7 चीज़ें हैं जो करवाती हैं और वलबेरी में लिखी हुई हैं। तो वलबेरी फाइनल ईयर वालों की भी किताब है भाई, वलबेरी को अंडर एस्टिमेट नहीं करो, ऐसे BCQs निकल के आते हैं, हैरान हो जाओगे। तो वही ना, सिर्फ समिट की हद तक नहीं होगा, तो यहाँ पे वलबेरी के मतलब जो भी दूसरी किताबों को भी टच किया जाएगा ताकि लेक्चर को ईजीली मतलब थोड़ा सा वो हो सके, ऑर्गेनाइज और एक्सटेंसिव हो सके। अब उसके अलावा आते हैं कौन सी टैबलेट्स हैं जो इरोजन करवाती हैं। पेज नंबर, अब ये आप लोग प्लीज़ खुद ही देख लीजिएगा। मैंने, क्योंकि वलबेरी मैंने नहीं पढ़ी, जो मुझे पुराना वलबेरी का याद है, मैंने ऑपरेटिव के ही नोट्स में लिख दिया था। मैं इस तरह कर लेता हूँ,
कि एक ही किताब में जो चैप्टर पढ़ा है ना, तो दूसरे किताब से उठा के कुछ थोड़े पॉइंट्स उसमें ही ऐड कर दिए या स्टिकी नोट्स लगा दिए। फिर मुझे ये होगा कि रिवीजन के वक्त दो दो बुकें नहीं खोलनी पड़ेंगी एक चैप्टर के लिए, तो बहुत ख्वारी होती है, एक बुक दूसरी बुक, डिसऑर्गेनाइज हो जाती है नॉलेज। तो नॉलेज को, एक चैप्टर को ना एक ही बुक से पढ़ो, और अगर दूसरे बुक से पढ़ रहे हो तो वो पॉइंट्स उसी चैप्टर में लिख दो, ताकि फिर जब रिवाइज करो तो एक ही बुक खोलनी पड़े, उसमें सारी चीज़ें पढ़ी हुई होनी चाहिए। तो ये हो गया। अब क्या कहते हैं, उसके बाद कौन सी जो है ड्रग्स करवाती हैं, इरोजन करवाती हैं, वो भी एक्सटेंसिक में आएगा क्योंकि ड्रग्स हम बाहर से खा रहे हैं। नंबर 1 एंटी एस्टमिक ड्रग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीसीक्यू का सवाल है। एस्टमा के लिए जो भी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं वो इरोजिव टैबलेट्स होती है। नंबर 2 आयरन टैबलेट्स भी इरोजिव होती है। नंबर 3 विटामिन सी टैबलेट्स जो होती हैं वो भी इरोजिव होती हैं, तो इनका भी एक्सेसिव यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये तीनों ड्रग्स इरोजिव कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो ये सब एक्सटेंसिक की बात चली क्योंकि बाहर से खा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रिंसिक इरोजन से। अब ये भी एक चार्ट बना हुआ है, चार्ट यानी टेबल बना हुआ है, एक चार्ट बॉक्स बना हुआ है वलबेरी के अंदर। बॉक्स यानी कि इंपॉर्टेंट, बॉक्स कोई भी नहीं छोड़ना होता। तो उसके अंदर लिखा हुआ है, दो में हम डिवाइड करते हैं इंट्रिंसिक इरोजन को, अपर जीआईटी डिसऑर्डर्स और ईटिंग डिसऑर्डर्स। अपर जीआईटी डिसऑर्डर्स पे बात करते हैं। सर पहले नंबर, आपने इंट्रिंसिक में पैरेटल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी कहा था या मैंडिबल था? नहीं, मैक्सिलरी, मैक्सिलरी मोस्ट कॉमन साइट है, पैलेटल सरफेस ऑफ मैक्सिलरी टीथ, मैक्सिलरी एंटीरियर टीथ। ओके सर, थैंक यू। अब सबसे पहले नंबर पे आता है, वो आता है गर्ड या गॉर्ड, गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। उसमें क्या होता है, कोई पेशेंट को खा लेता है लेकिन वो वापस से बाहर निकल आता है खाना पीना थोड़ा बहुत खुद ही, तो जिसकी वजह से जाहिर सी बात है फिर एसिड बाहर आ गया। तो कम्प्लीटली उल्टी नहीं है, बट इसमें ऑसोफेगल में इशू है रिफ्लेक्स में, तो उस रिफ्लेक्स की वजह से थोड़ा सा बाहर आ जाता है। नंबर 2 है ओवर फीडिंग, ज़्यादा खाना खा लिया। नंबर 3 है सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी की वजह से भी ये होता है कि खाना बाहर निकल आता है, रिफ्लेक्स खराब हो जाता है। नंबर 4 ऑसोफेगल स्ट्रक्चर्स, ऑसोफेगस की ऑपरेशन हुई है, उसमें स्ट्रक्चर्स लगे हुए हों। नंबर 5 डिजीजेज ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज, तो ये बॉक्स है उनमें से ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और नंबर 6 रेइस सिंड्रोम, तो आप कोई भी 4-5 याद कर लो, तो ये 6 नाम लिखे हुए हैं, रेइस सिंड्रोम, गर्ड, ओवरफीडिंग, डिजीज ऑफ लिवर एंड पेनक्रियाज, ऑसोफेगल स्ट्रक्चर्स और सेरिब्रल पाल्सी। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये भी लिखा हुआ है, उसकी वजह से भी होता है। ये 7 बातें लिखी हुई हैं। अब इसके अलावा ईटिंग डिसऑर्डर्स आते हैं, उनमें 3 बातें लिखी हुई हैं। नंबर 1 एनोरेक्सिया नर्वोसा, नंबर 2 बुलिमिया नर्वोसा, नंबर 3 डिमिनिशन। एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा बहुत मिलती जुलती हैं, दोनों में यही होता है कि वैसे पहले भी हमारा डिस्कस हुआ था, कभी किसी खवातीन को ये नहीं बोलना आप मोटी लग रही हो, नेवर ट्राई दिस स्टंट एट योर होम, ठीक है। तो ये खवातीन में मोस्टली होता है, साइकोलॉजिकल होता है, उनको लग रहा है कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बट उनको लग रहा होता है। जब उनको लग रहा होता है तो फिर वो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हैं। तो अब एनोरेक्सिया में क्या होता है, वो तो खाना खाना ही बंद कर देती हैं, इतना उनको होता है, उनके सामने बूफे में भी उनको लेके चलो, अबे तेरे पैसे मैं भर रहा हूँ यार, तू आप खा लो, तो वो उधर भी नहीं खाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि मोटी हो जाऊंगी। लेकिन अब ज़ाहिर है एनर्जी तो चाहिए बॉडी को और ताकत तो चाहिए, कैलोरीज तो चाहिए, तो फिर वो क्या करती हैं, वो फिर फ्रूट जूसेस पीती हैं। तो फ्रूट जूसेस पीती हैं ताकि कैलोरीज मैच हो सके, कैलोरीज इनटेक हो सके। इसी चक्कर में जब वो फ्रूट जूसेस पीती हैं तो फिर एसिडिक आ जाता है। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि इरोजन क्यों होता है, मेरा कॉन्सेप्ट ये, एनोरेक्सिया नर्वोसा में इरोजन क्यों होता है, और इरोजन एक्सटेंसिक वाला होता है, बहुत गहरा पॉइंट है। इंट्रिंसिक इरोजन नहीं होता, एक्सटेंसिक इरोजन होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में, क्योंकि वो खाना खा नहीं रही, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वो फ्रूट जूसेस पीती है, और जिसकी वजह से वो फिर इरोजिव एसिड्स बाहर से जो लगते हैं। जो बुलिमिया नर्वोसा है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो लड़की कहती है यार खाना तो नहीं छोड़ सकती यार, बूफे ले चलो दबा के खाएगी, लेकिन बाद में होश आएगा, अबे तेरी यार इतना खाना खा लिया, फौरन भागेगी, दौड़ती हुई जाएगी वॉशरूम में, और फिर एक फिंगर रखेगी अंदर और डिलिबरेटली उल्टी करने की कोशिश करेगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है इंट्रिंसिक इरोजन होता है, क्योंकि वो डिलिबरेटली उल्टी करके निकाल रही है खाना, तो इंट्रिंसिक इरोजन है।
बुलिमिया में इंट्रिंसिक इरोजन होता है और एनोरेक्सिया में एक्सट्रिंसिक इरोजन होता है। दोनों में वजह अलग अलग होती है और कॉन्सेप्ट यही होता है कि वुमेन का साइकोलॉजिकल कि मैं मोटी हो रही हूँ। तीसरे नंबर पे र्यूमिनेशन। ये तो अजीब गजब की बला है और सुन के भी अजीब लगेगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, डिलिबरेटली खाना पिज़्ज़ा खाया और डिलिबरेटली फ़ौरन से उसने खुद ब खुद बाहर निकाला, वॉलंटियरली बाहर निकाला, उसको फिर से च्यू किया और फिर से अंदर डाल दिया। अजीब है बट हाँ है, ये लिखा हुआ है वल्बेरी के अंदर र्यूमिनेशन के नाम से। तो वॉलंटियरली निकाला और फिर उसको फेंका या उसको च्यू करके खा के अंदर डाला, वो मर्जी है, लेकिन वॉलंटियरली बाहर निकाला, जानबूझ के, खुद एफर्ट करके बाहर निकाला, खुद एफर्ट करके बाहर निकाला। तो इसको र्यूमिनेशन कहते हैं। वो भी इंटर्नसिक है क्योंकि बाहर जानबूझ के निकाला तो एक्सीएल निकलेगा पेट में से। चौथे नंबर पे है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। ये वल्बेरी में नहीं लिखा हुआ, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, पीजीज के लिए इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, वो हम में से कोई ना कोई बिंज ईटर तो होता ही होता है। बहुत खाने का शौक, बहुत खाने का शौक, चाहे भूख हो या चाहे भूख ना हो। स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए भी तो खाया जाता है यार, अभी क्या बताएं। तो दबा के खाना खाओ, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो ये भी खाओ, वो भी खाओ, वो भी खाओ, साथ में कोई ना कोई सीरीज चला ली नेटफ्लिक्स की। तो भूख नहीं है, वो तो खा ही जा रहा है और मेक श्योर कर रहा है कोई मुझे देख भी नहीं रहा, ठीक है ना, ऐसे दस 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 खा रहा है। और कोई देखेगा तो बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, तो वो कोई मेक श्योर कर रहा है कोई मुझे देख नहीं रहा और दबा के खा रहा है, ये चॉकलेट, ये बर्गर, ये स्नैक, ये फिर और रिलैक्स हो रहा है मेंटली, मतलब इजी फील कर रहा है। और फिर जब हो जाएगा ना, सोने का टाइम आएगा, फिर गिल्ट होगा, यार मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया आज यार। तो ये सारी साइंस है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की। भूख ना हो, खाना खा रहा है, मेक श्योर कर रहा है कोई मुझे देखे ना, अंदर से फिर आखिर में गिल्ट भी होता है। तो ये खैर 4 चीज़ें हो गई, ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ईटिंग डिसऑर्डर करवाती हैं। तो ये इरोजन का खेल है। समिट में तो बहुत बच्चों वाला लिखा हुआ है, बट ये एक्चुअल का इरोजन है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, और एग्जाम्पल मैंने बड़े ज़्यादा अच्छे तरीके से बताए। ज़्यादा क्या, समिट में तो क्या लिखा हुआ है, मजाक बनाया हुआ है। और एक्सट्रिंसिक में सबसे जो बीसीक्यू का पॉइंट है, कौन सा एसिड डेंजरस है ज़्यादा, वो सिट्रिक एसिड है। इंट्रिंसिक में HCl है। तो ये आंसर है। अब आते हैं एब्रेजन पे। एब्रेजन की डेफिनेशन कोई बताएगा? एब्रेजन जो मैकेनिकली मैकेनिकल टूथब्रश जब होता है, मैकेनिकल टूथवेयर होता है। आगे तो जैसे हैवी टूथब्रशिंग करते हैं, ड्यू टू हैवी टूथब्रशिंग, हैवी हैवी टूथब्रशिंग। टूथब्रशिंग, ठीक हो गया। असद ने कहा है मैकेनिकल टूथवेयर होता है ड्यू टू हैवी टूथब्रशिंग। अच्छा, मैकेनिकल टूथवेयर 2 होते हैं, एट्रीजन भी मैकेनिकल टूथवेयर है, एब्रेजन भी मैकेनिकल टूथवेयर है, दोनों मैकेनिकल टूथवेयर है। तो अगर आप सिर्फ बोलोगे मैकेनिकल टूथवेयर है तो गलत हो जाएगा, दोनों हैं। जो एट्रीजन है वो है इंट्रिंसिक मैकेनिकल टूथवेयर, जो एब्रेजन है वो है एक्सट्रिंसिक मैकेनिकल टूथवेयर। मैकेनिकल टूथवेयर का मतलब ये है कि कोई सामने ऑब्जेक्ट टच कर रहा है। इंट्रिंसिक मैकेनिकल टूथवेयर एट्रीजन है, उसमें क्या हो रहा है, ऑपोजिट दांत टच कर रहा है, यानी कि जो मुंह के अंदर है। इंट्रिंसिक मैकेनिकल टूथवेयर ड्यू टू द कोलिजन विद द ऑपोजिट टूथ। अब एब्रेजन जो है वो है मैकेनिकल टूथवेयर बट एक्सटेंसिक। अब इनका कहना था असद का कि इट इज अ मैकेनिकल टूथवेयर ड्यू टू हैवी टूथब्रशिंग। तो ये भी गलत है क्योंकि सिर्फ टूथब्रशिंग की वजह से नहीं है। आप बोलोगे एक्सटेंसिक मैकेनिकल टूथवेयर ड्यू टू द फॉरेन बॉडी, कांटेक्ट विद द फॉरेन बॉडी। अब फॉरेन बॉडी में तो कुछ भी आ सकता है, टूथब्रशिंग भी आ सकती है, नेल बाइटिंग भी आ सकती है, पेंसिल बाइटिंग भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट जो बाहर से आ रहा हो। अब मोस्ट कॉमन रीजन है टूथब्रशिंग, इस बात पे कोई शक नहीं है, बट इसको एज अ पार्ट ऑफ डेफिनेशन ना बनाओ। फॉरेन बॉडी ज्यादा अच्छा है क्योंकि ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, वो आपने सिर्फ डेफिनेशन में लिखोगे तो उसका मतलब है सिर्फ उससे ही हो रहा है, सिर्फ उससे नहीं हो रहा। ये एक मोस्ट कॉमन रीजन है और बीसीक्यू का आंसर मोस्ट कॉमन में यही है, टूथब्रशिंग। अब एब्रेजन ना हो इसके लिए रिकमेंडेशंस हैं। समिट के अंदर 3 लिखी हुई हैं, मैं आपको 5 बताऊंगा।
नंबर 1 रिकमेंडेशन कि एब्रेशन ना हो। खाने के बाद ब्रश करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। खाने के बाद ब्रश ना करो। अब ये बोलना है मरीज को। पहले बोलते थे ना ब्रश आफ्टर एवरी मील, अब बोलना है ब्रश आफ्टर 1 आवर ऑफ एवरी मील। खाने के फौरन बाद ब्रश नहीं करना, क्योंकि खाने के बाद मुंह में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है और क्योंकि पीएच ड्रॉप होती है, और फौरन जब ब्रश करोगे तो एब्रेशन होगी और इरोजन भी होगी क्योंकि पीएच बहुत कम है। और यहाँ पे जब दोनों मिल जाते हैं ना, एब्रेशन और इरोजन, सर्वाइकल रीजन की तो बैंड बच जाती है और एनसीसीएल के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा पहली रिकमेंडेशन है ब्रश आफ्टर 1 आवर ऑफ एवरी मील, 1 घंटे के बाद। सही है। दूसरा, टूथपेस्ट बहुत कम लगानी है। सिमेर लगानी है, 3 साल से कम बच्चा है, 3 साल से बड़ा है तो फिर पीस साइज लगानी है। पीस साइज होनी चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि जो एब्रेसिवनेस मटेरियल होता है वो पता है किसमें होता है? वो टूथपेस्ट के अंदर भी होता है। टूथपेस्ट के अंदर एब्रेसिव एजेंट्स होते हैं। तो अगर आप जितना ज़्यादा पेस्ट अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा एब्रेशन होने का चांस है। एक तो होता है कि ब्रश से कांटेक्ट हो रहा है, वो भी है, लेकिन एक टूथपेस्ट खुद के अंदर एब्रेसिव एजेंट्स भी हैं। तो टूथपेस्ट को पी शेप से कम अप्लाई करना है। नंबर 3, अबे तमीज के साथ करना है, ऐसे नहीं करके ओ बता नहीं क्या। हमारी टूथब्रश होता है भाई, गए 30 सेकंड के अंदर घुमा लो सारे। हमें दुनिया जहाँ की, हम बहुत जल्दबाज अवाम है, हम सारी दुनिया जहाँ की जो हमें जल्दी है ना, वो टूथब्रशिंग ही नजर आती है। अबे क्या फर्क पड़ेगा तूने 2 मिनट में ब्रश किया या तूने आधे मिनट में किया? क्या 1.5 मिनट बचा के तू कौन सा फाड़ा मारने वाला है? 1.5 मिनट एक्स्ट्रा व्हाट्सएप स्नैपचैट की रील्स देख लोगे ना, यही तो करना है तुम्हें लाइफ के अंदर। तो भाई और हम वो जनरेशन है जिसको हर चीज में होती है जल्दी। किसी को भी कोई काम बोलते हैं ना, बोलते हैं यार जल्दी करो। अब हम ये नहीं बोलते यार पानी ले आओ, हम बोलते जल्दी पानी ले आओ। अदा कोई बावर्ची होगा ना यार, बोलेगा खाना ले आओ। हम बोलना तो चाहिए प्लीज खाना ले आए, या चलो प्लीज तो इतनी तेजी बाहर में जाए, बोलो खाना ले आए। हम बोलते हैं जल्दी खाना ले आए। अबे क्या जल्दी यार, खाना ले आए, ले आएगा। जल्दी तो भी खाना ही ले आए, वो उतना ही टाइम लगाएगा। तो हमारे अंदर जल्दी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होता है। तो खैर, जल्दी का लफ्ज अपने गाड़ी की स्पीडें देखो आजकल, बहुत तेज लोग चलाते हैं ना बेवजह की, पता नहीं क्या कूल लगता है उनको, क्यों, मतलब मुझे समझ नहीं आता। तो या रॉन्ग कट्स लेते हैं। तो खैर जल्दी का खैर ये अलग से बात है। एक अपने जिंदगी में ना, अच्छा ये कहते हैं द वे यू ड्राइव द कार डिस्क्राइब योर पर्सनैलिटी। तो हमारे अंदर ना, हमारे कंपोजर आना चाहिए पर्सनैलिटी में। तो हमारे अंदर जल्दबाजी वाला जो है ये एक बहुत गंदा फैक्टर है। तो इससे हमारी पूरी जो हमारी थॉट्स है ना, वो भी जल्दी जल्दी होती हैं, हमारी पूरी जिंदगी जल्दी जल्दी होती है। तो वो एक जल्दी वाली चीज़ हटा दो। कूल, काम, कंपोजर, ये वर्ड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। टाइम की पंक्चुअलिटी अलग बात है, लेकिन एक जल्दबाजी वाला ना, हर चीज़ में जल्दी जल्दी, तो ये बहुत टॉक्सिक ट्राइट है यार, वो हनुमान खराब कर देता है। तो तीसरे नंबर पे है कि आराम से ब्रशिंग करो विथ लाइट फोर्सेस। तीसरी रिकमेंडेशन, लाइट और जेंटल फोर्सेस लगाने हैं, वर्टिकल, सर्कुलर, लाइट और जेंटल फोर्सेस। अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। सॉरी। अच्छा 3 रिकमेंडेशन हो गई। अब आते हैं 2 नए रिकमेंडेशन पे। चौथी रिकमेंडेशन जो है, ऐसी टूथपेस्ट इस्तेमाल करनी है जिसके अंदर चिटोजान हो और सोडियम हेक्सा मेथाफोस्फेट हो।
ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, फाइनल ईयर वाले इस बात को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो चिटोजान है और सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट है, ये मैं ग्रुप में नाम शेयर कर लूंगा, तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। अच्छा ना, इस जो लेक्चर में ना बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा होती हैं जो नोट्स में नहीं लिखी हुई, तो नोट्स को एडिट कर लिया करो, नोट्स में स्टिकी नोट्स लगाया करो या फिर लिख लिया करो पेन से, जब लेक्चर में बैठो ना तो नोट्स को पूरा एडिट कर लिया करो, अपने आपके नोट्स बन जाएंगे। तो सिर्फ ये नोट्स काफ़ी नहीं है, अगर जो ये समझ रहा है ना सिर्फ ये नोट्स काफ़ी है तो ये काफ़ी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो लेक्चर में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो किताब से होती हैं, वलबेरी से होती हैं, तो इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो वो नोट्स में नहीं लिखी होती, तो ज़ाहिर बिल्कुल ये आवाज़ कट तो नहीं हो रही मेरी? तो खैर तो नोट्स पे लिख लिया करें ना जब भी, अब तो नोट्स सबको ही मिल गए हैं समिट के, तो नोट्स के साथ आप वो किया करें, चीज़ें नोट किया करें। तो सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट या चिटोजान होना चाहिए, इससे क्या होता है एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है दांत के ऊपर, ऐसा मैन्युफैक्चर किया गया कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जिससे एब्रेजन होना बच जाता है। और या तो फिर ऐसी टूथपेस्ट इस्तेमाल करो जो SLS फ्री हो, सोडियम लोराइल सल्फेट नहीं होना चाहिए। नॉर्मली आप हर टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट में देखोगे SLS लिखा होता है, सोडियम लोराइल सल्फेट। इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये सिमियर लेयर को हटा देता है, तो सिमियर लेयर को कभी कभी बचाना ज़रूरी होता है ताकि सेंसिटिविटी ना हो, तो ऐसी टूथपेस्ट इस्तेमाल करो जिसमें SLS ना हो, और या तो फिर चिटोजान हो या सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट हो। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है RDA। RDA पता है क्या होता है? रिलेटिव डेंटिनल एब्रेसिविटी। हर टूथपेस्ट के अंदर RDA होती है, यानी कि इतनी एब्रेसिव एजेंट्स डालने की उनको इजाज़त होती है, तो 100 से ज़्यादा RDA नहीं होनी चाहिए। ये जो UK की रेगुलेशंस के मुताबिक 100 से ज़्यादा अलाउ नहीं है, उनको इतने एब्रेसिव एजेंट नहीं डालने। आजकल आपने देखी होंगी कुछ वाइटनिंग टूथपेस्ट ऐसी आती हैं कि पेस्ट करो, वो क्लेम करते हैं कि आपके दांत वाइट हो जाएंगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी सेल होते हैं, दराज में देख सकते हो या कभी फेसबुक में स्पॉन्सर्ड आ जाते हैं कि ये टूथपेस्ट इस्तेमाल करो आपके दांत वाइट हो जाएंगे, चमक उठेंगे। उनमें पता है क्या होता है, उनमें जो RDA होती है ना वो 150 से भी ज्यादा होती है, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा एब्रेसिव एजेंट्स डाले हुए होते हैं जो कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं यूज करना है। तो ऐसे पेस्टों को इज्तनाब करें, वो बेसिकली इनेमल की सुपरफिशियल लेयर को हटा रहा है, अब्रेड कर रहा है, और इससे क्या होता है शॉर्ट टर्म वाइटनिंग इफेक्ट तो आ जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म येलोइश डिस्कलरेशन होती है, क्योंकि डेंटिन करीब आने लगता है, इनेमल घिस रहा है, डेंटिन करीब आने लग रहा है, तो इनेमल को घिसा रही है, तो टेम्पररी वाइटनिंग होती है और कुछ भी नहीं है। तो RDA 150 से ज्यादा होता है। नॉर्मली टूथपेस्ट के अंदर हमें यूज करनी है RDA 100 से कम होना चाहिए, रिलेटिव डेंटिन अब्रेसिविटी। तो ये पांच रिकमेंडेशंस हैं एब्रेजन ना होने के लिए। तो कोई रिपीट करेगा ये 5 पॉइंट्स ताकि फिर आगे बढ़ें? कोई रिपीट करना चाहता है ये 5 पॉइंट? Sir, we have to brush at least by 1 hour after every meal. And second recommendation है कि minimal amount of dentifrices यानी कि जो abrasive material है वो होनी चाहिए, और light brushing होनी चाहिए light forces के साथ। और तीसरी recommendation ये है कि हमने जो है वो pea size smear toothpaste यूज करनी है, और above जो है ना वो तो आपने कहा 3 years क्या कहते हैं 3 ईयर से अबव पी, हाँ पी साइज 3 ईयर से ऊपर बिलो जो है वो स्मेयर लेयर। और फोर्थ रिकमेंडेशन ये है कि सोडियम मेटाफॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट एंड चिंटोसेन जो है ना वो जो है ना चिंटोसेन वो जो है ना हमने यूज करना है, और सोडियम लॉरल सल्फेट को जो है ना हमने टूथपेस्ट जिनमें हो वो यूज नहीं करना। और रिलेटिव डेंटिनल एब्रेसिविटी जो है वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए अबव 100, वो 100 होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब तीसरे नंबर पे आता है एब्फ्रैक्शन आता है। ठीक हो गया। एब्फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, इसको कहते हैं स्ट्रेस कोरोजन थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले उसको समझने से पहले एट्रीजन को समझते हैं। एब्रेशन तो था मैकेनिकल, एक्सटेंसिव मैकेनिकल टूथवेयर ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन बॉडी, यानी कि नेल बाइटिंग हो गया, पेन बाइटिंग हो गया, ठीक है। अच्छा ये एक सवाल है, कौन से ऑक्यूपेशन में एब्रेशन ज़्यादा होता है, कौन से ऑक्यूपेशन के अंदर? ऑक्यूपेशनल डिजीज भी है, फॉर एग्जांपल कारपेंटर काम कर रहा होता है तो कोई ना कोई चीज़ मुंह में डाल देता है,
तो या बार बार बाल कटा रहा है तो कभी कैंची मुंह में होती है, कभी क्या तो इस तरह के एग्जाम ऑक्यूपेशनल जो होते हैं तो उनमें भी चांस ज़्यादा होता है एब्रेजन होने का। तो एट्रीजन होता है इंट्रिंसिक मैकेनिकल टूथ वेयर ड्यू टू द कॉन्टेक्ट विद द ऑपोजिट दांत। ऑपोजिट दांत से कॉन्टेक्ट हो रहा है तो उसको इंट्रिंसिक कहते हैं, क्योंकि दांत मुंह के अंदर है, बाहर नहीं है, फॉरेन बॉडी नहीं है, अंदर ही है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जब दो दांत आपस में मिलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होती है, वो दांत घिसना शुरू हो जाते हैं, तो वियर फैसेट्स बन जाते हैं और हाइट कम हो जाती है। तो कभी एट्रीजन वाले पेशेंट, ब्रुक्सिज्म वाले पेशेंट में बहुत ज़्यादा होता है जिनको पैरा फंक्शनल हैबिट्स हों। ब्रुक्सिज्म भी दो किस्म का होता है, एक होता है नॉर्मली किसको क्लेंचिंग ऑफ टीथ कहते हैं, दिन रात गुस्से में किसी को होता है, या एंजाइटी स्ट्रेस में चलते फिरते दांत को, अबे तेरी तो यार बहुत कभी किसी टीचर पे गुस्सा आता है यार, बस पता नहीं आता होगा आप लोगों को, तो दांत पीसना, ठीक है ना, गुस्से में दांत पीसना। एक होता है नींद में दांत को पीसना, ठीक है ना, वो आप खुद नहीं बता सकते, तो जब मरीज से पूछो तो मरीज से नहीं पूछना भाई क्या तुम नींद में दांत क्लेंच करते हो, उसको क्या पता होगा, तो वो तो बोलेगा अबे मैं तो सो रहा होता हूँ भाई, मुझे क्या पता। तो जो आप अकेले सोते हो, किसी के साथ जो होगा तो उनके साथ वाले से पूछना है कि भाई ये क्लेंच करते हैं दांत। तो उसमें बेसिकली क्लिनिकल साइंस आपको ये नजर आती है कि वियर फैसेट्स नजर आते हैं, जो उनके इंसाइजल एजेस होते हैं ना वो फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं बाकायदा, मतलब कि नॉर्मली ना राउंडेड इंसाइजल एजेस होती हैं या शार्प होती है तो फ्लैट होंगी वियर की वजह से। तो आपको क्लियर इतनी फ्लैट होंगी तो आपको प्रोमिनेंट, उसको वियर फैसेट्स कहते हैं उन फ्लैट को, इतना ज़्यादा फ्लैट होगा तो उनको वियर फैसेट्स का टर्म दिया गया है। और थोड़ी सी इंसाइजल एज की हाइट छोटी हो जाएगी, जाहिर सी बात है, थोड़ा वेयर ऑफ हुआ है तो हाइट छोटी हो जाती है। उसके अलावा और भी क्लिनिकल साइंस होते हैं, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट टिश्यू साइंस, कभी कभी रेडनेस ज़्यादा होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ में, या फिर चीक्स पे ना, चीक्स पे वाइट लाइंस होती हैं, क्योंकि चीक बाइटिंग होती है अक्सर, एट्रीजन वाले पेशेंट में चीक बाइटिंग होती है, तो वाइट लाइंस ऑफ केरेटिनाइजेशन यहाँ होती है बक्कल म्यूकोजा के अंदर, चीक्स के म्यूकोजा के अंदर। टंग फैसेटिंग होती है, क्योंकि कभी टंग को बाइट कर लेते हो। कभी कभी क्या होता है, मेसेटर हाइपरट्रॉफी होती है, ये मसल और मेस्टिकेशन हाइपरट्रॉफी, टीएमजे में प्रॉब्लम हो जाता है ब्रुक्सिज्म की वजह से। तो ये अलग ये साइंस हैं जो एट्रीजन में पाई जाती है ना। मोस्ट कॉमन साइन है कि वेयर फैसेट्स होते हैं, लेकिन बहुत सारी साइन पाई जाती है। लेकिन यहाँ मुद्दा एट्रीजन का नहीं है भाई, यहाँ मुद्दा एट्रीजन का क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल थर्ड पे एनसीसीएल, तो ये तो इंसाइजल एज पे होता है एट्रीजन। तो अब एट्रीजन पे क्यों मैं बात कर रहा हूँ, वो इसलिए बात कर रहा हूँ, एट्रीजन जब हो रहा होता है ना तो साथ में एक और चीज हो रही होती है। अब बात को समझिएगा, क्या होता है, जब ये दो दांत आपस में कांटेक्ट हुए हैं, गुस्से से, गुस्सा आ रहा है, दांत पीसे हैं ऐसे ठक, जब ये दो दांत आपस में कांटेक्ट हुए हैं, पीस रहे हैं दांत को, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तो टूथ लॉस हो रहा है इंसाइजल एज पे, लेकिन साथ साथ ये जो सर्वाइकल थर्ड है यहाँ पे भी प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे भी जब कर रहे हो ना आप दांत को क्लेंच कर रहे हो या रगड़ रहे हो, तो सर्वाइकल थर्ड में भी प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो स्ट्रेसेस पैदा होते हैं सर्वाइकल थर्ड पे। जब स्ट्रेसेस पैदा होते हैं तो टूथ फ्लेक्चर हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है सर्वाइकल थर्ड पे। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने की वजह से जो इनेमल रॉड्स होते हैं, इनेमल के अंदर तो इनेमल रॉड्स होते हैं ना, 96% हाइड्रोक्सीपेटाइट क्रिस्टल है, तो इनेमल एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर इनेमल रॉड्स होते हैं, तो उनका माइक्रो फ्रैक्चर हो जाता है, माइक्रो फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है, क्रैक्स होना शुरू होते हैं। उसके बाद जो माइक्रो फ्रैक्चर होते हैं वो थोड़ा रिपीट कीजिएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा फिर क्या होगा? ठीक है, स्टेप नंबर 1 है दो दांतों में आपस में कांटेक्ट किया, इसको कहते हैं ऑक्लूजल लोडिंग। पहला 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 स्टेप ऑक्लूजल स्ट्रेस, ऑक्लूजल लोडिंग, ऑक्लूजल स्ट्रेस। दूसरा पॉइंट है एक चेन बना सकते हो, उसकी वजह से ऑक्लूजल स्ट्रेस ट्रांसफर हो गया सर्वाइकल रीजन के अंदर, अब कहा जाएगा सर्वाइकल स्ट्रेस। तीसरा पॉइंट ये है, सर्वाइकल स्ट्रेस के बाद होता है फ्लेक्चर बढ़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, इलास्टिसिटी बढ़ जाती है सर्वाइकल रीजन के अंदर, तो टूथ फ्लेक्चर बढ़ जाता है। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि जो इनेमल रॉड्स होते हैं सर्वाइकल, इनेमल में होते ही इनेमल, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, तो उनका माइक्रो फ्रैक्चर हो जाता है उन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स का, उन इनेमल रॉड्स का, तो ये फ्रैक्चर हो जाता है, माइक्रो फ्रैक्चर। उसके बाद ये जो इनेमल रॉड्स का माइक्रो फ्रैक्चर हुआ, ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, जुदा जुदा हो जाते हैं। और छठा पॉइंट ये है कि माइक्रो कैविटेशंस बनना शुरू हो जाती हैं, डिसोल्यूट हो जाते हैं बाहर एनवायरनमेंट में, लूज होते हैं और फिर उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से माइक्रो कैविटेशन बनती है। और आहिस्ता आहिस्ता जब माइक्रो कैविटेशन आपस में मिल जाती है तो एक बड़ी कैविटी बनना शुरू हो जाती है और इनेमल ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, यानी कि NCCL, नॉन कैरियर सर्वाइकल टूथ लॉस।
इस सारे फिनोमेना को जो टर्म दिया गया, यहाँ साइंसदान परेशान हो गए कि यार ये तो ना एब्रेशन है, ये तो ना इरोजन है, ये ना एट्रीजन है, ये किस बला का नाम है। हो तो एट्रीजन वाले रीजन, कॉज तो सेम है जो एट्रीजन का है, लेकिन एट्रीजन की डेफिनेशन तो हमने ये बनाई थी कि वो इंसाइजल थर्ड में टूट रही है इनेमल। ये तो सर्वाइकल में टूटा है, तो उसको एक नया नाम दे दिया, एब फ्रैक्शन का नाम दे दिया, और इस पूरी थ्योरी का नाम दे दिया स्ट्रेस कोरोजन थ्योरी। स्ट्रेस की वजह से कोरोड हो जाते हैं इनेमल रॉड्स, तो उसको नाम दे दिया स्ट्रेस कोरोजन थ्योरी, और वो एक टर्म दे दिया एब फ्रैक्शन। तो ये एक नया टर्म है एब फ्रैक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि NCCL के क्या कॉजेज हैं, आप बोलोगे मल्टी इटियोलॉजिकल डिजीज है। बोलेंगे मल्टी इटियोलॉजी, आप बोलोगे इसका मतलब है बहुत सारी वजह है। वो बोलेंगे अच्छा चल बता दे कौन सी वजह है। पहली इरोजन, दूसरी एब्रेजन, तीसरी एब फ्रैक्शन, चौथी एट्रीजन। नहीं है भाई, 3 है। एट्रीजन नहीं बोलना भाई, वो पूछ रहा है सर्वाइकल थ्रेड का, तुम बोल रहे हो एट्रीजन, तो इतना नन्ना बनने की जरूरत नहीं है। तो 3 नाम लेने हैं, एब्रेजन, इरोजन और एब्फ्रैक्शन। हाँ ये और बात है, एब्फ्रैक्शन होगा तो एट्रीजन जरूर होगी साथ में, जरूर। अच्छा आपने कभी भी डायग्नोस करना होता है ना, तो ऐसे बोलना होता है कि इट इज अ NCCL विथ इरोजन एज अ डोमिनेंट फैक्टर, इट इज अ NCCL विथ एब्फ्रैक्शन एज अ डोमिनेंट फैक्टर। तो आपको देखना है कि डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, वो फिर आप पहचान लेते हो ना, क्लिनिकल साइंस है। अगर आप देख रहे हो साथ में वियर फैसेट्स भी हैं, इतने बड़े वेयर्स, तो आप बोलोगे इट इज अ NCCL विथ एब फ्रैक्शन एज अ डोमिनेंट फैक्टर। कैसे एब फ्रैक्शन कहा तुमने, एग्जामिनर पूछेगा सर वेयर फैसेट्स भी क्लियर नजर आ रहे हैं। अगर पेशेंट कह रहा है मैं टूथ ब्रशिंग बहुत गंदे तरीके से करता हूँ, आप बोलोगे सर इट इज अ NCCL विथ एब्रेजन एज अ वो बात सर एग्जामिनर पूछेगा आपको कैसे पता, वो मैंने आप इनसे पेशेंट से थॉरोली हिस्ट्री ली, उन्होंने बताया कि मेरी टूथ ब्रशिंग की हैबिट खराब है, डाइट का इशू नहीं है। अगर पेशेंट कहेगा कि मैं जूसेस फ्रेश जूसेस पीता हूँ, आप बोलोगे इरोजन एज डोमिनेंट फैक्टर। तो इसको कहते हैं कंप्लीट टू द पॉइंट डायग्नोसिस, NCCL विथ डैश एज अ डोमिनेंट फैक्टर। तो ये तीनों चीजें हो गई, इरोजन, और इरोजन इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक